डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है सिविक्स का जो 3 लेसन पढ़ रहे थे उसका पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग उसको देखिए, है ना। और उसको यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, उसको अधिक से अधिक बच्चे को लाभ हो सके। चलिए आज हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द पार्लियामेंट इन इंडिया is bicameral and it consists of the president who and two house to be known as the council of states and the house of peoples। जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट्स है बाइकैमरल है, यानी द्विसदनीय है, और उसमें पार्लियामेंट प्रेसिडेंट्स है और 2 हाउस है ना। तो एक हाउस है काउंसिल ऑफ स्टेट्स है जिसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा है हाउस ऑफ पीपुल है यानी लोकसभा है, ठीक है। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड राज्यसभा है, यानी राज्यसभा के जो अपर मेंबर होते हैं उसको अपर हाउस कहते हैं। अपर हाउस को ही राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। कंपोजिशन यानी उसकी संरचना कैसे है, देखिए। द राज्यसभा कैन हैव अप टू 250 मेंबर्स। ऑफ दीज 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूटी and the members represent states are elected by the members of the state legislative assembly। सही बात है। अभी फिलहाल में 250 मेंबर की स्ट्रेंथ है इसका, उसमें से 238 व्यक्ति जो है आपको अपने अपने स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं, वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा उसको इलेक्ट किया जाता है। दस देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल्स। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसका इलेक्शन जो है लोगों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि लोगों के द्वारा चुने हुए एमएलए हैं, वह एमएलए जो है राज्यसभा के एमपीज को चुनते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स पॉपुलेशन, यानी जैसे लोकसभा के मेंबर पॉपुलेशन के आधार पर निर्धारित करता है, वैसे ही राज्यसभा के मेंबर भी उस राज्य के पॉपुलेशन के आधार पर निर्धारित करता है। यदि अधिक जनसंख्या है तो अधिक होंगे, कम होंगे तो जनसंख्या तो कम मेंबर होंगे, है ना। एट प्रेजेंट राज्यसभा हैज 245 मेंबर्स, है ना। उसमें से 237 मेंबर्स जो है इलेक्टेड होते हैं डिफरेंट स्टेट से, और यूटी से जो है आपको 233 मेंबर चुन करके आते हैं, जबकि 12 मेंबर्स जो है आपको नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट्स, यानी राष्ट्रपति उसको नॉमिनेट करते हैं। और ये व्यक्ति जो होते हैं ना, माने डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी विशेष व्यक्ति होते हैं। वह डिफरेंट फील्ड्स के ज्ञाता होते हैं, जानकार होते हैं, अनुभवी होते हैं, और उनको इसीलिए अपॉइंट किया जाता है जिससे कि संविधान बनाने में, कानून बनाने में, नीति नियम बनाने में उनकी योग्यता को भी सहयोग ली जा सके, है ना। जैसे वो लिटरेचर से यानी साहित्य से जुड़े होते हैं, या आर्ट कोई कला से जुड़े रहते हैं, या साइंस या सिविल सर्विस से जुड़े रहते हैं, तो वैसे व्यक्ति उसमें अपॉइंट किया जाता है। इन द पास्ट द नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूड एक्ट्रेस, यानी पहले के समय में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया था उसमें नरगिस दत्त था जो एक्ट्रेस थी, पोएट रामधारी सिंह दिनकर जो आपको हिंदी साहित्य के बहुत ही एक माने वीर कवि थे, है ना। उन मेरे फेवरेट कवि भी है, जिसे उनको अपॉइंट किया गया था। खुशवंत सिंह ये पत्रकार थे, उनको भी अपॉइंट किया गया था। और भी वर्तमान में भी कई सारे ऐसे हैं जिनको अपॉइंट किया गया है। टर्म यानी काल, इसका टेन्योर यही है, टर्म की एक ही बात हुआ। द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, यानी ये कभी हाउस डिजॉल्व नहीं होता है, हमेशा के लिए अस्थायी रहता है। इट कैनॉट बी डिजॉल्व लाइक द लोकसभा, यानी जैसे लोकसभा को हम डिजॉल्व करते हैं वैसे इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये अस्थायी रूप से रहते हैं। ईच मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years, यानी प्रत्येक मेंबर, मान लीजिए जिस व्यक्ति का चुनाव होता है उस मेंबर ग्रुप में, वह 6 वर्ष तक अपने पद पे एज ए मेंबर ग्रुप में, राज्यसभा के मेंबर ग्रुप में वो रहेंगे। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 मेंबर, यानी जैसे मान लेते कि राज्यसभा अभी जो हमारे भारत सरकार का राज्यसभा है उसमें मान लेते हैं कि हम 150 व्यक्ति हैं, मेंबर है, मान लेते हैं सपोज दैट। उसमें से प्रत्येक 2 वर्ष पे, जैसे मान लीजिए 2020 में 50 व्यक्ति का इलेक्शन होगा, तो फिर 2022 में जाकर के फिर 50 व्यक्ति जो रिटायर कर जाएंगे उसका होगा। तो ऐसे करके वो सेटिंग किया गया है। प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है उसका 1/3 व्यक्ति जो रिटायर कर जाते हैं, फिर नए व्यक्ति चुन करके आते हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, यानी इसके सदस्य बनने की क्या क्वालिफिकेशन है,
है ना। देखिए पहला है ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी उम्र 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ही मस्ट बी पास सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। और भी जैसे मान लीजिए संसद के द्वारा जो समय समय पर कानून पास किए जाते हैं वह लॉ वह माने क्वालिफिकेशन को पूरा करता हो। चौथा नंबर दिया है हिज नेम शुड बी इन द वोटर लिस्ट ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच ही इज सीकिंग इलेक्शंस। और जिस राज्य से वह व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उस राज्य के वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, है ना। अब आगे देखते हैं। आगे है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो आपको राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, है ना। उनकी मीटिंग की जो अध्यक्षता होती है आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। इसीलिए उसके पद को एक्स ऑफिस को कहते हैं, है ना। एक्स ऑफिस को चेयरमैन कहते हैं, यानी पदेन अध्यक्ष सभापति, सॉरी राज्यसभा के जो अध्यक्ष माने प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उसको हिंदी में सभापति कहते हैं, राज्यसभा का सभापति, ठीक है। तो एक्स ऑफिस को चेयरमैन होते हैं, चूंकि वह जो भी व्यक्ति आपको भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो आपको राज्यसभा का एक्स ऑफिस को चेयरमैन होंगे, है ना, इन पदेन होंगे। इन हिज एब्सेंस डेप्यूटी चेयरमैन, मान लीजिए जब कभी राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं, कहीं बाहर पे रहते हैं या फिर कुछ छुट्टी में रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको डेप्यूटी चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। अभी वर्तमान में जो है आपको ये है आपको इनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, इनका नाम में होगा तो मैं डाल दूंगा। इसका नाम है आपको अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बताएंगे बाद में। चलिए फिर आगे देखते हैं। राज्यसभा मेंबर्स इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स दे रिप्रेजेंट आर टेकन केयर ऑफ, यानी राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो किस स्टेट से चुन करके आए हैं और उन स्टेट्स के जो है इंटरेस्ट की, उनकी बातों की, उनके हित की रक्षा करेंगे, उनके हित के बारे में कानून बनाने के समय में सोचेंगे। सिंस दे आर यूजुअली मोर एक्सपीरियंस्ड दे कैन एक्सरसाइज ग्रेटर रिस्ट्रेन एंड कैन गाइड द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। चूंकि राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं नॉमिनेट होते हैं, ज़्यादा अनुभवी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, है ना, इसीलिए उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि लोकसभा से ज़्यादा परिपक्वता दिखाएंगे, लोकसभा के मेंबर को भी गाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में क्या रिलेशनशिप है। कुछ बच्चे कमेंट करके पूछे थे कि सर बेसिक डिफरेंसेस क्या है, तो फिर देखिए यहाँ स्पष्ट हो पाएगी बात का। द लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पुअर पीपुल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, यानी लोकसभा के जो मेंबर होते हैं डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन एंड इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जबकि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते हैं, बल्कि उस राज्य के जो एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, वो उनको चुनते हैं, वो अपना मत देकर अपने राज्य से चुनकर उनको भेजते हैं। इट्स मेंबर नेवर हैव टू गो टू द पीपल्स, यानी राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको कभी भी लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लोकसभा के मेंबर को अपने जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता से संवाद करना पड़ता है, जनता की समस्याओं को सुननी पड़ती है। सो इसलिए इट इज नेचुरल दैट द लोकसभा इज गिवन अ क्लियर अपर हैंड इन द ऑलमोस्ट ऑल मैटर्स कंसर्निंग द पार्लियामेंट्स। इसीलिए क्योंकि जनता से जुड़े हुए लोकसभा के मेंबर होते हैं, इसीलिए जो भी पार्लियामेंट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मैटर्स होते हैं उसको ज़्यादा तवज्जो दिया गया है लोकसभा को, ठीक है ना। यही बेसिक रिलेशन है। लोकसभा इज सुपेरियर, यानी लोकसभा जो है कुछ ज़्यादा ही सक्षम है, ज़्यादा ही माने पावरफुल है। चूँकि वैसे दोनों सदन समान है, लेकिन चूँकि जनता से जुड़े हुए है, जनता की प्रतिनिधि है, इसलिए उसको ज़्यादा सुपेरियर माना गया है। इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑल बिल्स एक्सेप्ट और मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस, यानी संविधान में ऐसी प्रावधान किया गया है कि सभी बिल या तो जो भी कोई बिल है या तो दोनों हाउस में शुरुआत हो सकता है। मान लीजिए कोई भी बिल है, जैसे स्वास्थ्य से है, शिक्षा से, कोई भी बिल क्यों नहीं है, हम दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में से शुरुआत कर सकते हैं। या तो लोकसभा में शुरुआत कर सकते हैं तो फिर राज्यसभा में पास करेंगे, या तो राज्यसभा में शुरुआत करेंगे तो फिर लोकसभा में पास करेंगे। लेकिन ये जो है मनी बिल जो है केवल लोकसभा ही पास होता है, ठीक है ना। अप टू दिस पॉइंट्स बोथ हाउस स्टैंड ऑन इक्वल फुटिंग, यानी यहाँ तक दोनों सेम माने
पद पे हैं। इट हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड दैट देयर फॉर गोइंग टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट्स इट मस्ट बी पास्ड बाय द बोथ हाउस। अब देखिए, जब दोनों हाउस से कोई भी कानून पास हो जाती है तो वह आपको प्रेसिडेंट के पास जाता है, वहां पर उनका एसेंट लिया जाता है, यानी उनकी सहमति ली जाती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखिए, एन ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण बिल, है ना। एक साधारण बिल कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट्स एंड मस्ट बी पास्ड बाय बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट्स बिफोर गोइंग टू फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट्स। यानी एक कोई भी साधारण बिल जो होता है, साधारण विधेयक जो होता है, दोनों हाउस में से किसी भी एक हाउस में शुरुआत हो सकता है और वो क्रमशः दोनों हाउस में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उनका असेंट लिया जाएगा, उनकी सहमति ली जाएगी। बट इन केस ऑफ डेड लॉक बिटवीन द ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउस द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज मोर देन डबल द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा। लेकिन मान लीजिए जब माने दोनों जो मान लोकसभा का जो बैठक का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का जो बैठक का कार्यकाल होता है, दोनों में डिफरेंसेज हो, तो उस कंडीशन में लोकसभा राज्यसभा के डबल मेंबर, राज्यसभा का जितना मेंबर है उसके तुलना में डबल मेंबर का लोकसभा के जो मेंबर को मिला करके तो अब जाके काम किया जाता है। मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा में मान लीजिए कि 150 व्यक्ति है, तो लोकसभा में 300 मेंबर्स के थ्रू बिल पास करके तब काम लाया जा सकता है ना। ये उनको अधिकार दिया गया है ना। अब देखिए, ए मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा, यानी मनी बिल जो होता है केवल लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है, शुरुआत हो सकता है। द राज्यसभा हैज नो पावर टू मेक ए चेंज इन द बिल पास्ड बाय द लोकसभा। यानी मनी बिल जब आता है ना, यानी धन विधेयक जो आता है, तो वो केवल आपको लोकसभा में ही शुरुआत होता है और वहां से पास होने के बाद जो है राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा को ये अधिकार नहीं है जिसको कुछ चेंज कर सकते, बदल सकते हैं। वो केवल उसका अवलोकन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इट कैन एट द मोस्ट डिले ए मनी बिल बाय सिटिंग ओवर इट फॉर 14 डेज, यानी अधिक से अधिक 14 दिन तक जो है राज्यसभा उस बिल को अपने पास रख सकती है, उसको अध्ययन कर सकती है और 14 दिन के भीतर उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। यदि नहीं रिटर्न करेंगे तो समझा जाएगा कि मनी बिल पास है और फिर उसको आगे प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेज दिया जाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और जितने भी मंत्री परिषद होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, है ना, ये सभी मंत्री जो होते हैं आपको लोकसभा के प्रति ही जवाबदेही होते हैं। लोकसभा के मेंबर इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जवाब देना पड़ेगा, है ना। और यहाँ एक बात और, राज्यसभा के मेंबर भी पूछ सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर को भी जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ही क्या दिया है, if it is only the Lok Sabha that can pass a vote of no confidence against the Council of Ministers। यदि मान लीजिए लोकसभा के जितने मेंबर है, यदि सभी लोग जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी किसी मंत्री से संतुष्ट नहीं है, उनके खिलाफ यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव ला देगा, नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव ला देगा, और यदि वो सभी मेंबर की तरफ पास हो जाएगा तो उस सरकार को बर्खास्त होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। लेकिन प्रायः नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश मेंबर सरकार का ही होता है, तो आपको प्रायर रिप्लाई भी मिल जाता है, समंजस हो जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द पार्लियामेंट्स। देयर आर फ्यू पावर्स व्हिच have been exclusively assigned to the Lok Sabha by the Constitution. Most of the powers which are exercised by it are those which have been assigned to parliaments, है ना। लोक सभा exercise those powers only as one of the constituents of the parliaments। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या कहता है। पहला है लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियां, है ना। पार्लियामेंट्स के पास में जो है आपको सभी मैटर के पास में ऑल मैटर्स, है ना, जिसपे वो मेंशन यहाँ लिस्ट में दिया है उसको कोई कानून बना सकते। देखिए पहला देखिए यूनियन लिस्ट, है ना। हमारे संविधान में 3 लिस्ट बनाए की बात चर्चा की गई है। तो पहला लिस्ट जो है यूनियन लिस्ट है ना, जिसमें आपको 97 सब्जेक्ट्स है, 97 विषय है, उससे रिलेटेड आपको केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है ना। जैसे हो गया विदेश मामला हो गया, है ना,
फिर आपको सुरक्षा मामला हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मामला हो गया, ये सभी ऐसा है जो आपको रेल का हो गया, डाक का हो गया, ये सभी आपको सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। इस सूची में आपको 47 विषय हैं जिस पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन जब मान लीजिए राज्य सरकार कानून बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना दिया है तो प्राय सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कानून ही लागू होते हैं। On matters not included in any of three lists, that is on residual matters, है ना। अब मान लीजिए कुछ ऐसा मैटर है, कुछ ऐसा मामला है जो आपको तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में चर्चा नहीं किया गया है, तो वो रेसिडुअल मैटर्स हो गया और उस पर जो है ये लोकसभा जो है कानून बना सकती है। नो अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट्स, यानी कोई भी कानून में बदलाव या चेंज या कोई कभी कानून जो है बिना पार्लियामेंट के सपोर्ट से नहीं बना सकता। यानी जो भी कानून क्यों नहीं होगा, पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में सभी मेंबर सहमति देंगे, है ना, तो जो कानून बन पाएगा। दूसरा है फिनेंशियल पावर्स एंड कंट्रोल्स। द एनुअल बजट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट्स, यानी एनुअल जो बजट आता है प्रायः अप्रैल में आता है, मार्च अप्रैल में आता है, तो आपको पार्लियामेंट के पास होने से ही बनता है। मनी बिल जो है केवल आपको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये बात याद रखिए, है ना। कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी लोकसभा पार्लियामेंट जो है आपको मंत्री परिषद पे जो है नियंत्रण रखते हैं, मंत्री से विभिन्न तरह के सवाल पूछते हैं, देश के बारे में पूछते हैं और मंत्री को नियंत्रण में रखते हैं, है ना। यही बात यह है, जब कभी आपको कुछ असंतुष्ट मेंबर होते हैं तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाता है, नो कॉन्फिडेंस का मोशन लाते हैं, यदि पास हो जाता है तो उसको मैंने हटना पड़ता है सरकार को। बाय पुटिंग क्वेश्चंस एंड एडजॉर्नमेंट मोशंस ऑन द वेरियस सब्जेक्ट्स, यानी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होता है, सब्जेक्ट्स होता है जिस पे क्वेश्चन मैंने मेंबर से पूछते हैं, फिर यदि नहीं संतुष्ट हो तो एडजॉर्नमेंट कर देते, यानी कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं, ठीक है। एमपी जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं मंत्रीगण से, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेंबर जो है, जितने भी मेंबर होते हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे जो है उनसे सवाल जवाब करते हैं, जिससे कि मंत्रीगण जो है ज़्यादा ही ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, यानी अधिनायक ना हो जाए, निरंकुश ना हो जाए, इसीलिए उस पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। चौथा है इलेक्टोरल फंक्शंस। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स अलोंग विद द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो राज्यसभा मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, है ना, और डिफरेंट स्टेट्स के जो आपको मेंबर सब होते हैं, एमएलए जो होते हैं, एमएलसी जो होते हैं, तो ये सभी लोग मिल करके जो है आपको राष्ट्रपति की चुनाव करते हैं, है ना। पार्लियामेंट को ये अधिकार है जो राष्ट्रपति का चुनाव करे। तो पार्लियामेंट में दोनों हाउस हो गया और डिफरेंट स्टेट्स का जो मेंबर एमएलए है, एमएलसी है, वो भी अपना वोट देते हैं और तब जाकर के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट्स, और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो है केवल पार्लियामेंट के द्वारा होता है, उसमें स्टेट्स लेजिस्लेटिव का कोई योगदान नहीं होता, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिल करके उनको चुन लेते हैं, ठीक है। और पांचवा है जुडिशियल फंक्शंस। द पार्लियामेंट्स कैन रिमूव द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट होता है आपको पद से हटाने की, निष्कासन की बात कर सकते हैं, है ना, महाअभियोग कर सकते हैं, है ना। इम्पीचमेंट मीन्स होता है महाअभियोग। तो पार्लियामेंट में जो है राष्ट्रपति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ यदि वो अपना पद का दुरुपयोग करते हैं तो पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव ला करके उसको पास करके, और उसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट, उसके द्वारा उसको पद से हटा दिया जाता है। प्राय ऐसा होता नहीं है ना, चूंकि वहाँ पे वैसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो सक्षम हो। और उसके बाद है आपको प्रोक्लेमेशन ऑफ इमर्जी। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमर्जी बाय द प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट्स। अब जब देखिए, माने जब भी आपको इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तो पार्लियामेंट्स के द्वारा ही आपको राष्ट्रपति को सिफारिश किया जाता है जो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, माने इमरजेंसी लगा दिया जाए, तब जाकर लगता है। यानी पार्लियामेंट के पास में इतना पावर है, बहुत पावर है इनके पास, पूरे देश से संबंधित वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रेसिडेंट को कहता है
कि देश में इमरजेंसी लगा दिया जाए, तब जाकर देश में इमरजेंसी लग सकता है, जैसा कि 1976 में लगा था आपको, है ना, यही हुआ। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ इज ए बिल पास्ड, है ना, कोई भी बिल जो है कैसे पास्ड होता है, इस बात को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए उसको, जिससे अधिक बच्चों को लाभ हो सके। ओके।